नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के प्रचार में अपना कनेक्शन सीधे भगवान से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विधानसभा चुनाव में जनता से कनेक्शन के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के वक्त 2 बार की साथ की हनक नरेंद्र मोदी में थी। उसी अहंकार में उन्होंने खुद में दैवीय अंश होने का दावा कर दिया था। आप याद कीजिए दोस्तों। लेकिन जब नतीजे आए और बीजेपी की सीट घट गई तो सबसे बड़ा झटका नरेंद्र मोदी के अहंकार को ही लगा। इसीलिए अब विधानसभा चुनाव में मोदी फिर से खुद को लोकतंत्र का रक्षक, जनता का सेवक और देश के लिए समर्पित नेता की तरह खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मोदी की कथनी और करनी का अंतर अब न केवल जनता बल्कि खुद उनकी पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर, हरियाणा जैसे चुनावी राज्यों में बीजेपी में बगावत दिखी जा रही है। महाराष्ट्र में तो खैर अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अब चुनाव प्रचार में जोर पकड़ लिया है। पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, नामांकन हो चुका है, घोषणा पत्र बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों, इन सबके बीच बीजेपी में बगावत की खबरें खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे तो दोस्तों, बीजेपी आलाकमान यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सभी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी सत्ता का हैट्रिक लगाएगी और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव जीतेगी। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के प्रचार और बीजेपी के प्रचार में जो अंतर दिख रहा है उसे जनता भी खुद महसूस कर रही है। जनता देख रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता आत्मविश्वास से भरे दावे कर रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता केवल कांग्रेस की या उसके गठबंधन सहयोगियों की बुराई में लगे हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी को एंटी इनकमिस का खतरा है और जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के मैचों पर जनता के सामने जाने का जाकिम है। मोदी भी इस खतरे और जाकिम को समझ रहे हैं, इसीलिए उनके चुनाव प्रचार में बीजेपी के काम पर कम और कांग्रेस की बुराई पर अधिक जोर दिया गया था। यहाँ तक कि जम्मू में मोदी ये बोलने पर मजबूर हो गए कि वो नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगाकर लोगों को धोखा देते हैं। यहाँ वो से मतलब मोदी का मतलब जो है वो से मतलब वो राहुल गांधी से है। वो समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने ही भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान का नारा बुलंद किया था, जिसका गूंज अब भी देश के कोने कोने में है। मोदी इसी बात से घबरा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी से अब मोदी का डर और बढ़ गया है। क्या राहुल को कोसना या उसकी बातों पर घेरना, राहुल गांधी को घेरना बीजेपी की मजबूरी बन गई है। लेकिन आइए सबसे पहले ये सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी का वो बयान जो जम्मू के डोडा में उन्होंने दिया था और राहुल की मोहब्बत की दुकान को गलत ठकराने की उन्होंने कोशिश की। दोस्तों, क्या बोलते हैं मोदी जी, देखिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। इतनी ताकत से बोलिए कि नफरत की दुकान के ना सारे बाड़ उखड़ करके रह जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको बता दो दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में मोदी की यह पहली चुनावी रैली थी, जबकि राहुल गांधी मोदी से काफ़ी पहले जम्मू और कश्मीर दोनों जगह चुनाव प्रचार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में देर क्यों की, ये समझना कठिन नहीं है दोस्तों। मोदी जानते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में किस तरह बगावत छिड़ गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 के खामे से लेकर पुण्य राज्य की बहाली और आतंकवाद के खामे जैसे कई मुद्दों पर जनता को जवाब देना है। इन सब से बचने का एक ही तरीका मोदी को नजर आया कि किसी तरह परिवारवाद के नाम पर फिर से जनता को गुमराह किया जाए और बीजेपी के खिलाफ खड़ी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की छवि खराब की जाए। इसीलिए दोस्तों, मोदी को ये कहना पड़ा कि धोखा कांग्रेस का हमेशा से राजनीतिक हथियार रहा है और वो देश भर की जनता को धोखा देती रही है। मोदी ने कहा कि संविधान अपनी जेब में रखने वाले दरअसल संविधान की आत्मा पर चोट करने वाले ये लोग हैं। कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ये खुद नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं दोस्तों। आपको इनसे सावधान रहना है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी तिजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी का हथकड़ा अपनाते हैं। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन जिस तरह अपने भाषण में उन्होंने नफरत और मोहब्बत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे साफ समझ में आ रहा है कि मोदी खुद को राहुल के असर से बचा नहीं पाए। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी अब जिस तेजी से संविधान और आरक्षण जैसे
शब्दों का माला फेर रहे हैं, उससे भी साफ तौर पर राहुल का ही असर दिख रहा है। आप याद कीजिए दोस्तों कि जब एनडीए सरकार का जून में गठन हुआ तो मोदी को संसद के भीतर ही संविधान को माथे पर लगाना पड़ा। इसके बाद जब मोदी ने बतौर सांसद शपथ ली तो राहुल अखिलेश जैसे सांसद ने संविधान की प्रति उन्हें दिखाई। खुद राहुल ने हाथ में संविधान लेकर अपनी शपथ ली। ये सारी बातें देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन दोस्तों इनका असर कितना गहरा होने वाला है ये बात राहुल गांधी जानते थे। और अब राहुल का अनुमान सही दिख रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, मोदी को संविधान, बाबा साहेब आम्बेडकर, आरक्षण, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में अब करना पड़ रहा है। जो मोदी लोकसभा चुनाव में मटन, मछली, मंगलसूत्र जैसे शब्दों को अपने भाषण में लाते थे, अब उनसे मोदी ने दूर बना लिए। मोदी अपने भाषण की टोन तो बदल रहे हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में जो हाल हो रहे हैं या चुनावी राज्यों के जो हाल अब बता रहे हैं कि जनता का मूड बदलना अब आसान नहीं है दोस्तों। बीजेपी ने इसलिए जम्मू कश्मीर की सभी सीट पर उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं दिखाई है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में जिस तरह अपनी बिसात समेटी है, उसमें दिख रहा है कि बीजेपी को कमजोर का एहसास हो चुका है। दोस्तों, पार्टी ने जम्मू की सभी 43 सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन 47 सीट वाली कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने घाटी की 3 सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे। स्थानीय नेता इस बात से दुखी थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले पर खुद जताया था और विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीट पर चुनाव लड़ने का वादा किया था। लेकिन दोस्तों, अब अमित शाह अपने इस वादे से पलट गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने इस फैसले से मास्टर स्ट्रोक खेला है। अभी बीजेपी जम्मू की 43 सीट पर फोकस कर रही है। अगर चुनाव के बाद 35 से अधिक सीट मिलती है तो कश्मीर से जीतने वाले निर्दलीय की मदद से वो सरकार बना सकती है। यानी कि बीजेपी को अपने उम्मीदवार पर नहीं बल्कि निर्दलीय पर अधिक भरोसा है। मगर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और एनसी गठबंधन के सामने कश्मीर में निर्दलीय को बहुत मिल जाएगी? दोस्तों, वैसे तो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से भाजपा उम्मीदवार रफीक बानी ने खुले तौर पर दावा किया है कि नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय हमारे साथ है। उन्होंने अपने भाषण में इंजीनियर शासित सजाद लोन, अल्पाक बुखारी और गुलाम नबी आज़ाद को अपना बताया था। जिन लोगों पर अलग बात टेरर फाउंडिंग जैसे आरोप खुद बीजेपी ने लगाए हैं, उन्हीं के साथ चुनाव बाद गठबंधन होने का दावा बीजेपी कर रही है। अब सवाल दोस्तों ये है कि जो 7 चुनाव के बाद हो सकता है, उसकी घोषणा चुनाव के पहले ही क्यों नहीं की? जाति यानी बीजेपी अब तक अकेले चुनाव लड़ने की बात क्यों कर रही है, जबकि उसकी इरादे भी गठबंधन के हैं? और अमित शाह अब किस मुंह से कांग्रेस एनसी गठबंधन पर सवाल उठाएगी, जबकि उनकी पार्टी का इरादा साफ नहीं है? वैसे तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी 85 सीट पर चुनाव साथ साथ लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की 51 सीट पर, जबकि कांग्रेस 32 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जबकि कांग्रेस की 5 सीट, कश्मीर की 5 सीट का ही तो यानी कि कश्मीर की 5 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। 10 साल बाद हो रही इस चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता को भी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। कह सकते हैं दोस्तों, दिखना होगा कि बीजेपी को इस बार जनता क्या जवाब देती है। वैसे तो जम्मू कश्मीर की तरह ही हरियाणा में भी बीजेपी के लिए मुश्किल का अंबर खड़ा हो गया है। ज़रा इस रिपोर्ट को देखिएगा दोस्तों। हरियाणा में भाजपा को अपनी जमीन खिसक की नज़र आ रही है और इसका अंदाज़ा मोदी के कुरुक्षेत्र में दिए गए भाषण से लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की तरह हरियाणा में भी नरेंद्र मोदी देर से चुनाव प्रचार में उतरे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हरियाणा में उन्हें विनेश फोगाट के साथ हुई नाइंसाफी पर सवाल का सामना करना पड़ेगा। किसानों की राह में किले क्यों बिछाई, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। अग्निवीर योजना वापस लेने का मांग का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, मोदी इन्हीं सारे मुद्दों से घबराते हुए इसीलिए अपने चुनाव भाषण में मोदी ने दलितों की और आरक्षण के बाद की कांग्रेस को इनका विरोधी बताया। लेकिन मोदी ये नहीं बता सकते कि 6 महीने पहले बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा था। बीजेपी की पस्त हालत का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले तो उसने अपना मुख्यमंत्री बदला और अब नए मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र में भी बदलना पड़ गया। नायब सिंह सैनी, जो 3 महीने पहले ही कर्नल सिर से उपचुनाव लड़कर विधानसभा के सदस्य बने थे, लेकिन दोस्तों अब उन्हें कर्नल के बजाय लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि जब सैनी के
नाम पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें उनके मौजूदा सीट से उतारने में बीजेपी क्यों डरी? क्या बीजेपी को लगता है कि सैनी चुनाव हार सकते हैं? क्या खट्टर के बाद अब सैनी की कुर्सी पर भी खतरा है, या बीजेपी अपना पार्टी के भीतर बगावत को थामने में नाकाम हो चुके हैं और सैनी के माथे पर इसका ठोकरा फोड़ा जाएगा? आप याद कीजिए दोस्तों कि अमित शाह की 1 सितंबर को जींद में रैली थी। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में शाह मुख्य अतिथि थे, लेकिन दोस्तों एक दिन पहले ही उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। दरअसल बताया जा रहा है कि बीजेपी के 3 नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की खबर मिलने के बाद ही अमित शाह ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी अपने नेताओं के दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, इसीलिए किसी बाहरी नेता को शामिल कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहले पर सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। शायद इसी वजह से शाह ने नाराज होकर अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। तो अमित शाह की नाराजगी या उनकी मर्जी के खिलाफ दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करना और दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना, ये सब बता रहा है कि अब बीजेपी में पहले वाला दमखम नहीं रहा और ना ही अमित शाह की हनक बाकी है। दोस्तों 1 सितंबर की रैली वाली बात भले ही 14 दिन पुरानी हो गई हो, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ माहौल लगातार बना हुआ है, वो पुराना नहीं हो रहा है। इसीलिए मोदी को भी अपने भाषण में उन्हीं मुद्दों को उठाने की जरूरत पड़ी है जिन्हें अब तक कांग्रेस उठा दिया ही है। वैसे तो मोदी या बीजेपी हरियाणा में परिवारवाद के अपने पुराने सिक्कों को नहीं चला सकेंगे या तो नहीं चला पाएंगे, ये समझ में तो साफ साफ आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कम से कम 1 दर्जन ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनमें कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनमें माता पिता के बाद संतानों को भी बीजेपी ने कहीं न कहीं पद पर रखा है। यानी बीजेपी किसी भी तरह जीत का गणित बैठाने की जुगाड़ में हरियाणा में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस एकदम सधे हुए अंदाज में चुनाव में उतरी है और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद और अब चुनाव में जाने से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की घोषणा के बाद चुनावी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों जिसमें घाटा बीजेपी को हो रहा है, तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों चुनाव राज्यों में बीजेपी जीतने के लिए खूब हाथ पैर मार रही है। लेकिन दोस्तों फिलहाल उसके लिए सत्ता का किनारा हासिल करना बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो दोस्तों इस विषय पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।